नमस्कार, मैं ध्रुव कुमार स्कॉटलैंड से। वेनेजुएला में जो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हुई है, जिसमें निकोलस मजुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को पकड़ कर ले जाया गया, वह सिर्फ आज एक लैटिन अमेरिकन कहानी नहीं है। लैटिन अमेरिका से निकलकर ग्रीना, क्यूबा, ईरान और ग्रीनलैंड तक यह पहुंची है। यह इस बात का जिंदा उदाहरण है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सैन्य ताकत, प्रतिबंध और तेल पर नियंत्रण, इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा भू राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी फौजों ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया। उनकी एयर डिफेंस व्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया गया और वहां पर एक खास ऑपरेशन चलाकर मजुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को शारीरिक रूप से पकड़कर अमेरिका ले गए। वहां पर उन पर नार्को टेरर और ड्रग ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों में मुकदमा चल रहा है। वाशिंगटन का दावा है कि यह एक भ्रष्ट तानाशाह के खिलाफ कानून लागू करने की कार्रवाई है, लेकिन जरा गहराई से देखिए, मामला सिर्फ इतना नहीं है। असली सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर, और वेनेजुएला जहां पर सबसे बड़े तेल भंडार हैं, उन पर किसका नियंत्रण होगा। कल रात डोनाल्ड ट्रंप की सारी तेल कंपनियों के साथ में मीटिंग हुई और वहां से यह स्क्रिप्ट क्लियर आती है कि 21वीं सदी में हस्तक्षेप के नियम उनके हिसाब से लिखे जाएं। यह कोई एक बार की भावनात्मक हरकत नहीं है। ट्रंप बार बार कोशिश करते रहते हैं कि अमेरिकी ताकत को राजनीतिक रियल एस्टेट और दबाव के साधन में बदला जाए। हम सब ने देखा है कि ग्रीनलैंड को खरीदने की बात हो रही है ताकि अमेरिका आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा सके और अहम खनिजों और समुद्री मार्गों पर पकड़ भी बना सके। यह भी क्लियरली देखा गया है कि क्यूबा और ईरान पर अधिकतम दबाव की मुहिम, प्रतिबंध, गुप्त कार्रवाई और धमकियों के जरिए बिना किसी औपचारिक युद्ध घोषित किए हुए भी उनकी अर्थव्यवस्था को जकड़ दिया गया है। तो चले हम इसको देखते हैं कि यह संदेश क्लियरली अमेरिका द्वारा दिया गया है, तो दूसरे तेल से भी अलग हटके भारत पर भी इसका कंप्लीट और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। भारत के लिए 3 बातें बहुत क्लियर है। पहली, राजनीतिक स्वतंत्रता। आज़ादी के बाद भारत की मूल प्रवृत्ति बहुत ही सीधी रही है। भारत किसी का मोहरा नहीं बना। अपने किसी भी रेजिम चेंज और कस्टोडियल कंट्रोल के बाद भी भारत की अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और उनकी विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र रही है। दूसरी, ऊर्जा सुरक्षा। कभी भारत वेनेजुएला के भारी क्रूड तेलों पर अपनी जटिल रिफाइनरी के तहत काफी हद तक निर्भर था, लेकिन जैसे ही अमेरिकी प्रतिबंध और हाई टैरिफ इंडिया पर पड़े, भारतीय कंपनियां वहां से मूलतः अमेरिकी गेट के नीचे नहीं काम करना चाह रही थी और वहां से अपने यहाँ आ गई, जिससे हमारे निर्यात पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है भू राजनीति, जहां अमेरिका चाहता है कि भारत का इस्तेमाल किया जाए चाइना के अगेंस्ट में। चाइना के टेक्नोलॉजी, उनकी वर्कफोर्स और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडो पैसिफिक तक भारत को चाइना के अगेंस्ट में खड़ा किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का रुझाव और उनका इंक्लिनेशन जो है वो पाकिस्तान टेरर फंडिंग की तरफ भी है। तो इन दोनों मुद्दों पे, जहाँ पे इंडो पैसिफिक में कंट्रोल करना, चाइना और पाकिस्तान की एक कड़ी है वहां पर, तो आखिर इन सारे दबाव के बीच में भारत को क्या करना चाहिए। एक आत्मविश्वासी भारत जो आज विश्व में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहां अमेरिका के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन वह काम करना बस इंडो पैसिफिक, उच्च तकनीक, काउंटर टेररिज्म, लेकिन अपनी विदेशी नीतियों को अपने साथ में रखकर और उनकी अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की रक्षा करते हुए यह साफ कहना होगा, लोकतंत्र बंदूक गन पॉइंट पर नहीं चलती। कराकस से लेकर कीव तक और दक्षिण सागर से लेकर नई दिल्ली तक एक संदेश वो क्लियर होना चाहिए। वह यह है कि इस आर्म सैंक्शंस और ऑयल पॉलिटिक्स की दुनिया में भारत अपने हितों के पक्ष में काम करेगा। उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और बिल्कुल पीस मेकिंग जो हमारी विदेश नीति रही है, वह दिल्ली में लिखी जाएगी, वाशिंगटन या किसी राजनीतिक दबाव में नहीं। जय हिंद।